हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल क्लासेस। ओकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी के तहत इंडिया और इजराइल संबंधों पर चर्चा करी थी और आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी के तहत ही वेस्ट के जो रीजन है, इंडिया के वेस्ट में जो रीजन है यानी कि मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं उसमें सऊदी अरबिया और इंडिया के बीच में रिलेशनशिप पर चर्चा करने वाले हैं। सऊदी अरबिया काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडिया के पॉइंट रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सऊदी अरबिया का एक तो एनर्जी सिक्योरिटी के साथ साथ जो है जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं इंडिया के, उसमें भी सऊदी अरबिया का काफ़ी रोल है। और जब भारत आज़ाद हुआ था ना, उस टाइम से ही इस रिलेशनशिप को इन्हांस करने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को और देखते हैं कि सऊदी अरबिया इंडिया के लिए किस किस पहलुओं से महत्वपूर्ण है। इंडिपेंडेंस के बाद ही इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी मजबूत संबंध बना रहा था और एक इम्पॉर्टेंट रीजनल पावर और ट्रेडिंग बेस के रूप में वेस्ट एशिया में सऊदी अरबिया का महत्व इंडिया के लिए पहचाना गया था। और दोनों देशों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशन लिंक्स से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सऊदी अरबिया में जो है 1.4 मिलियन इंडियंस वर्कर्स रहते हैं, ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। एंड मैनुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप इनकम्पासेस एक्टिव कोऑपरेशन इन द वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द अफेयर्स। एक दूसरे के परस्पर जो है लाभ पहुंचाने वाले संबंध साबित हुए हैं दोनों देशों के बीच में। अगर हम संबंधों में ऐतिहासिक संबंधों की बात करें तो सऊदी अरबिया के साथ भारत के राजनयिक संबंधों की शुरुआत कब हुई थी? भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद हो गई थी। और इन संबंधों को मजबूत करने के लिए जो हमारे तत्काल प्रधानमंत्री थे JL नेहरू, ठीक है, और उनके बाद से इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी जी, ये दोनों लोग जो है सऊदी अरब की यात्रा किए थे। लेकिन उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि जो सऊदी अरब है उसका झुकाव पाकिस्तान की ओर होने से और कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के जो फेवर में सपोर्ट करने के कारण जो भारत और सऊदी अरब का संबंध था, सिर्फ मतलब आपसी जो एक्सचेंजेस लेन देन या खरीद फरोख्त क्रेता विक्रेता, इससे आगे नहीं बढ़ सका। और उसके बाद से जो वाजपेयी गवर्नमेंट बनी थी 2003 के अराउंड, ठीक है, तथा उस समय के जो सऊदी अरबिया किंग अब्दुल्ला थे, उन दोनों देशों के बीच में जो एक तरीके से बर्फ जमी हुई थी उसको मेल्ट करने या उसको पिघलाने की कोशिश शुरू करी थी, ठीक है। और उसके बाद से जो किंग अब्दुल्ला थे, सॉरी, उनकी भारत यात्रा हुई और दोनों देशों के बीच में मतलब संबंध थोड़े से सुधरने शुरू हुए थे। लेकिन हाल के वर्षों में अगर बात करें तो सऊदी अरबिया के जो शासन है उसकी नीतियों में कुछ बदलाव आया और उसके जो है मोहम्मद बिन सलाम के सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बनने के बाद सऊदी अरब की जो नीतियां हैं वो ज़्यादा प्रैग्मेटिक हो गई और इन नीतियों के आर्थिक हित महत्वपूर्ण हुए और उनमें परंपरागत भेदों को गौण कर दिया गया। मतलब कि जो ट्रेडिशनल डिफरेंसेस थे वो ख़त्म हो गए और जब जहाँ पे भी इकोनॉमिक रिलेशंस अगर आ जाएंगे सामने तो जो ट्रेडिशनल भेद है वो ख़त्म कर दिए जाते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ आज की रिक्वायरमेंट है दोनों देशों के बीच में। आप अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखेंगे या पोस्ट मॉडर्न कंट्रीज़ को देखेंगे तो वहाँ पे जो कंपटीशन का मुद्दा है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के है। उनके बीच में जो कम्पिटिटिवनेस है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लेकर, जबकि जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ट्रेडिशनल डिस्प्यूट्स, बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, टेररिज्म की समस्या है, डिक्टेटरशिप की प्रॉब्लम्स हैं। जो ये प्रॉब्लम्स जो है देशों के रिलेशनशिप को निर्धारित करती हैं। वहीं वेस्ट की जो नॉर्थ की कंट्रीज़ हैं, जो पोस्ट मॉडर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये इकोनॉमिक ग्रोथ ही बेसिकली मुद्दा होता है। तो इसी तरीके से जब उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ की स्ट्रेटजी अपनाया सऊदी अरबिया ने, तो ये जो ट्रेडिशनल मुद्दे थे वो क्या हो गए, एक तरीके से मिनिमम हो गए, उनका महत्व खोने लगा। अब इंडिया के लिए क्या है इम्पोर्टेंस सऊदी अरबिया का? एक तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि इंडियन डायस्पोरा वहाँ पे जो है रहता है, ठीक है। करीब 2.7 मिलियन स्ट्रॉन्ग इंडियन कम्युनिटी इज लार्जेस्ट एक्सपैरेटाइट ग्रुप इन सऊदी अरबिया एंड वो जो है रेमिटेंस भेजते हैं। करीब 11 बिलियन US डॉलर का एनुअली इंडिया में रेमिटेंस आता है। आप यहाँ पे देख सकते हो सऊदी अरबिया में सेकेंड मोस्ट रेमिटेंस देने वाला कंट्री है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड UAE इज एट द फर्स्ट पोजीशन, ठीक है।
रेमिटेंस का मतलब होता है कि वहाँ पे जो लोग कमा रहे हैं भारतीय मूल के लोग हैं, जैसा कि आप देखोगे कि केरला के बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं, इंडिया, बिहार, यूपी के लोग भी अब जाने लगे हैं काफ़ी बड़ी संख्या में। तो ये लोग जो वहाँ से पैसे अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, घर वालों को भेजते हैं, वो एक तरीके से रेमिटेंस कहा जाता है, और वो उसका बहुत बड़ा योगदान होता है इंडिया की इकोनॉमी में। तो इंडियन डायस्पोरा से जो रेमिटेंस आता है उसके दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। टेररिज्म को काउंटर करने के लिए भी एक तरीके से जो इस्लाम का जो रिलीजियस हब है वो सऊदी अरबिया ही है, मक्का मदीना, ठीक है। तो इंडिया नीड्स सऊदी अरबिया टू सपोर्ट इंडियाज एफर्ट्स अगेंस्ट टेररिज्म एंड अगेंस्ट पाकिस्तान। सऊदी अरबिया इज एन इन्फ्लुएंसर नेशन इन मिडल ईस्ट एंड मुस्लिम वर्ल्ड। काफ़ी प्रभाव है इस सऊदी अरबिया का। And Riyadh has largely shown an understanding of India's terrorism-related concerns and has agreed to work with India in countering the global menace. मतलब जो सऊदी अरबिया है एक तरीके से भारत की जो चिंता है उसको समझता है और भारत के साथ खड़े होने की बात करता है। आप देखोगे कि सऊदी अरबिया कभी कभी ये आरोप भी लगाया जाता है कि जो टेररिस्ट को फंडिंग है वो भी सऊदी अरबिया से ही आता है। ऑब्वियसली एक वहाबी मूवमेंट की बात होती है, जो यहाँ पे जो सऊदी अरेबिया जिसको सपोर्ट करता है एक तरीके से, वो फंडिंग इस्लाम में सुधार के लिए के नाम पे करी जाती है, लेकिन उसका टेरर ग्रुप्स के द्वारा ही उपयोग किया जाता है। तो ये एक तरीके से वर्ल्ड की जो एजेंसीज हैं वो इल्ज़ाम सऊदी अरेबिया पर लगाती रहती है कि वो टेररिज्म को फंडिंग करता है, लेकिन टेररिज्म को काउंटर करने में सऊदी अरेबिया का रोल भी काफ़ी मायने रखता है। तो इस दृष्टिकोण से भारत के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो सऊदी अरेबिया की जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो कहाँ पे है, आप देख सकते हो कि ये स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज के पास है, ठीक है। ये अगर सऊदी अरेबिया का पेनिसुला है, सॉरी ये थोड़ा गलत बन गया, एंड दिस इज ईरान, यहाँ पे चाबहार पोर्ट है, यहाँ पे पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है। तो दिस इज हारमूज, दिस इज हॉर्मूज, सॉरी दिस इज हारमूज, ठीक है। तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया जो वर्ल्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल आर्टरी एंड स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी है। तो जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है रिलेशनशिप। इन्वेस्टमेंट की बात किया जाए तो सऊदी अरेबिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉवरेन फंड इन द वर्ल्ड, ठीक है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट नेशन टू इन्वेस्ट फंड्स इन इंडिया, पार्टिकुलरली इन द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड्स। इंडिया नीड्स फंड्स फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। भारत के जो आधारभूत संरचनाओं से संबंधित जो सेक्टर है वहाँ पे काफ़ी ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एनर्जी सिक्योरिटी की अगर बात करी जाए इंडिया की, तो सऊदी अरेबिया के जो है वर्ल्ड की 17%, ठीक है, क्रूड ऑयल और लगभग 32% ऑफ एलएफजी रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिया को ये फुलफिल करता है। सॉरी मैंने बोल्ड बोला। सऊदी अरबिया 17% जो है क्रूड ऑयल का और 32% ऑफ द एलपीजी रिक्वायरमेंट्स इंडिया की जो है वो इस फुलफिल करता है। तो इसलिए इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन जाता है। और यूएस के द्वारा जो सैंक्शंस लगाए गए थे ईरान पर, उसके बाद से इंडिया का जो इम्पोर्ट है क्रूड ऑयल को लेकर के वो अदर सोर्सेस से बढ़ गया, और इसको पूरा करने के लिए सऊदी अरबिया have offered India with an additional crude oil supplies to meet India's growing needs. इंडिया की जो बढ़ती हुई ज़रूरत है उसको पूर्ण करने के लिए सऊदी अरबिया ने ऑफर किया। कल्चरल रिलेशंस की बात करें अगर, तो सऊदी किंगडम फैसिलिटेट्स हाजी पिलग्रिमेज टू हज, हज, ये मैंने गलत बोल दिया, हाजी, बट इस हज तो वो काफ़ी फेमस है, ठीक है। हर मुसलमान हज करता है और वो मक्का मदीना जाता है। तो सऊदी अरबिया किंगडम्स जो है 1,75,000 इंडियंस हर साल वहाँ पे जाते हैं, उनको सुविधाएं प्रदान करता है मक्का मदीना में फिर हज करने के लिए। और ये जो है दिस इज़ वन ऑफ द अदर रीजंस वाई सऊदी अरबिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंट्री फॉर इंडिया। तो मतलब हज के बहाने रेगुलर एक्सचेंजेस होते रहते हैं कल्चरल। एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो जो अदर एरियाज ऑफ द इंटरेस्ट फॉर द जॉइंट कोलैबोरेशन आर फर्टिलाइजर्स, उर्वरक, खाद्य सुरक्षा, आधारभूत संरचना, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा आदि जो है और भी कोलैबोरेशन के क्षेत्र हैं। आईसीटी, हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स में इंडिया काफ़ी ग्रोथ कर रहा है और काफ़ी वर्ल्ड में मतलब इसकी एमिनेंट पोजीशन है एक तरीके से।
वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, हाउसिंग्स आर द अदर पोटेंशियल एरियाज फॉर द इनहेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। और एरिया ऑफ कोऑपरेशन की बात करते हैं। ये रियाद डिक्लेरेशन 2010 में हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप थी इंडिया और सऊदी अरबिया की वो उभर करके सामने आई थी, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। और इंडिया को एक जो है 8 स्ट्रेटजिक पार्टनर्स में से एक के रूप में सऊदी अरबिया ने पहचाना। और इससे जो है दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप था, पॉलिटिकल इंगेजमेंट, सिक्योरिटी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट और कल्चर के क्षेत्र में ये काफ़ी डीप हुआ, मजबूत हुआ। एज पार्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट द टू साइड्स आर फाइनलाइजिंग द सेटिंग अप ऑफ अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल एट द मिनिस्ट्रियल लेवल। मिनिस्ट्रियल लेवल पर जो है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल बनाने के लिए दोनों देश जो है प्रयास कर रहे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको समझ सकते हैं। इंडिया की जो बढ़ती हुई आर्थिक और राजनीतिक और जो सामरिक हित हैं, वो जो अभी जो करंट जियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है मिडल ईस्ट में, उसमें थोड़ा सा उनको खतरा हो सकता है। तो इसलिए जैसे कि आप चाहो तो देख सकते हो यमन में जो वॉर हो रहा है, ठीक है, यूएई में, और जो कतर ईरान में संबंध है, इसमें इंडिया जो है इस रीजन में ज़्यादा मतलब विगरसली डेवलपमेंट के लिए इसमें आ सकता है। और ये किसी भी प्रकार की जो क्राइसिस अगर इस रीजन में होती है तो उससे न सिर्फ इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी प्रभावित होगी, लेकिन जो इंडिया का जो डायस्पोरा है वहाँ पे बहुत बड़ा, उस पर भी इसका खतरा पड़ सकता है। तो इसलिए इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें इसमें प्राथमिकता पर रहेंगे ये दोनों मुद्दे कि वहाँ पे एक तो स्थिरता बनी रहे, ठीक है, जिससे कि हमारे एनर्जी सिक्योरिटी और जो हमारे डायस्पोरा का हित है वो सुरक्षित रह सके। यहाँ पे हम एक बार माइग्रेंट्स वर्कर्स की बात कर लेते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये यूपीएससी में भी कई बार पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा, ठीक है। हम ऑलमोस्ट 8.5 मिलियन इंडियंस जो सिटीजन्स हैं वो गल्फ कंट्रीज़ में जैसे कि यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरबिया, कुवैत, कतर, ओमान या बहरीन जैसे देश हैं, वहाँ पे ये रहते हैं। और ये दुनिया के जो है लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द मिग्रेंट वर्कर्स हैं दुनिया के। और ड्यू टू द एडवांटेज ऑफ जियोग्राफिकल क्लोजनेस ऑफ द अरबियन पेनिसुला टू द इंडियन पेनिसुला, इट मेक्स इट ईजी फॉर द इंडियन लेबर टू माइग्रेट। क्योंकि ये जो दोनों जो है अरबियन जो प्रायद्वीप है और भारतीय प्रायद्वीप है वह नज़दीक है, तो जो ये हमारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनके लिए ईजी होता है। जैसे आप यूपी बिहार के लोगों को देखोगे कि वो ईजिली वहाँ पे जाते हैं, जॉब मतलब करते हैं, लाइक अगर वो सर्वेंट का भी काम करते हैं, गाय भैंस चराते हैं, मतलब चराने का काम भी करते हैं, और खेतों में काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, और वहाँ से पैसे इंडिया में भेजते हैं। तो ये क्लोजनेस की वजह से ही होता है कि वो एक तरीके से जॉब का ऑप्शन बना हुआ है। According to the Organization for the Economic Cooperation and Development, India is one of the largest migrant providers to the Gulf country. इंडिया जो है गल्फ कंट्रीज के जो देश हैं उनको एक सबसे ज़्यादा जो है माइग्रेंट वर्कर्स, प्रवासी मजदूर देने वाला देश है। Since the Indian migrants go to the Gulf countries mostly to earn money, this is constant source of income for the Indians, and they send money to their families while helping the Gulf countries in their डेवलपमेंट। मतलब वहाँ के जो देश गल्फ कंट्रीज़ हैं उनके विकास में साथ साथ में सहयोग देने के साथ साथ जो भारत के लोग हैं वो वहाँ से पैसे भारत में भी भेजते हैं, जिससे कि क्या होता है, दोनों देशों का एक तरीके से विन विन सिचुएशन वाली स्थिति बन जाती है। द साउथ एशियन एंड इंडियन वर्कर्स बिकम द पिलर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क इन द गल्फ कंट्रीज। जो गल्फ कंट्रीज में कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं उसमें ये जो हमारे वर्कर्स हैं एक तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल व्यूज दैट द माइग्रेंट्स आर टेम्पररी बट सम माइग्रेंट्स आर लिविंग देयर फॉर ईयर्स। मतलब बहुत सालों से रह रहे भी लोग हैं, ऐसे भी हैं। एंड नाउ देयर थर्ड जनरेशन इज गोइंग टू बी लेबरर्स। मतलब उनकी तीसरी पीढ़ी भी वहाँ पर मजदूर बनने के लिए तैयार है। अराउंड 70% ऑफ द इंडियन माइग्रेंट्स वर्क एज अ ड्राइवर, डोमेस्टिक सर्वेंट, एज लेबर एट द कंस्ट्रक्शन साइट्स। जो भी लोग सब जाते हैं इंडिया से गल्फ कंट्रीज में, उनमें उनका अराउंड 70% जो है वो ड्राइवर, डोमेस्टिक वर्कर्स, ठीक है, डोमेस्टिक सर्वेंट्स एंड एज लेबर एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं, अराउंड 70%। एंड अगर हम देखें तो जो पैटर्न है माइग्रेशन का, उसमें पहले तो क्या होता था कि मेजोरिटी ऑफ माइग्रेशन वॉज फ्रॉम केरला, ठीक है,
मतलब बहुत सारी संख्या में केरला से जाते थे पहले, लेकिन अब माइग्रेशन ऑफ लो स्किल्ड वर्कर्स आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड बिहार। जो लो स्किल्ड वर्कर हैं, जो कम कुशल माइग्रेंट्स हैं, प्रवासी वर्कर्स हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो अब जो है उत्तर प्रदेश और बिहार से वहां जा रहे हैं। एंड द ओवरऑल स्टेट्स फ्रॉम द वेयर अ लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर माइग्रेशन हैपेंस आर उत्तर प्रदेश एंड बिहार, केरला, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। यहाँ से लोग जाते हैं वहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स। अब हम एक बार इनके जो कंसर्न्स हैं वहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स से रीजन सॉरी अभी हम एक बार रीजन्स देख लेते हैं एंड देन वी विल सी द कंसर्न्स। तो रीजन्स की बात अगर करें हम कि क्या कारण है जो यहाँ पे माइग्रेशन जाते हैं, तो ये एक तो अर्बनाइजेशन, ठीक है, अर्बनाइजेशन की वजह से वहाँ पे अर्बनाइजेशन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, तो वहाँ पे लोग जा रहे हैं रोजगार की तलाश में। दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, जो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये पुश फैक्टर के रूप में काम कर रहा है। पुश फैक्टर का मतलब होता है कि इसको यहाँ से ढकेल दिया गया कि यू मे गो फ्रॉम हियर, क्योंकि यहाँ पे उनको उनके जैसे रोजगार नहीं मिल रहा है उनको, तो वो वहाँ पे गल्फ कंट्रीज में जा करके काम कर रहे हैं। तो ये पुश फैक्टर कह सकते हैं आपको। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से भी लोग जाते हैं। पुल एंड पुश फैक्टर जैसे हम बात कर रहे हैं, पुल का मतलब होता है आकर्षण, यानी कि अगर कुछ लोगों को यहाँ पे दूसरे लोग जा करके काम कर रहे हैं तो उनको देख करके कुछ लोग कहते हैं कि यार हम भी चलते हैं विदेश कमाएंगे। ऐसे बिहार में, यूपी में बातें होती हैं, तो लोग उनको देख करके भी जाते हैं, या फिर एक अच्छा फ्यूचर को देखते हैं वहाँ पे कि मेरा फ्यूचर वहाँ पे अच्छा होगा, तो दैट्स वाई पीपल गो फ्रॉम हियर। और जो जैसे कि आप कह सकते हो कि जो गल्फ कंट्रीज में माइग्रेशन होता है ना, वो मैक्सिमम कैसे होता है, पुश फैक्टर की वजह से होता है, पुश फैक्टर की वजह से ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो वेस्ट कंट्रीज में जो माइग्रेट करके जाते हैं इंडिया से वेस्ट कंट्रीज में, वो क्या कहते हैं, पुल फैक्टर, एक बेहतर भविष्य की कल्पना में जाते हैं यहाँ से, ठीक है, पुल फैक्टर को देखते हुए। और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं, आर्थिक कारक, जैसे कि वहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी है, हो रही है, यहाँ इंडिया में उनको लगता है कि नो, देयर इज़ नो होप फॉर देयर फ्यूचर, तो वो वहाँ पे जाते हैं। इंक्रीजिंग कंज्यूमरिज्म, मतलब बढ़ते उपभोक्तावाद की वजह से भी, उपभोक्तावाद बढ़ता है तो व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ती हैं तो फिर वो उसको ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो कहीं ना कहीं तो काम करने की कोशिश में लग जाते हैं। तो दैट्स वाई पीपल आर मोटिवेटेड टू गो इन गल्फ कंट्रीज। अब हम चैलेंजेस की अगर बात करेंगे, जो वहाँ पे चैलेंजेस इंडियन जो माइग्रेंट्स हैं वो फेस करते हैं, तो ये देखो आप यहाँ पे, एक तो काफला सिस्टम होता है। काफला सिस्टम क्या है कि एक तरीके से स्पॉन्सरशिप टाइप का है, व्यवस्था है, स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है कि अगर कोई एक जो लेबर है, माइग्रेंट वर्कर है, वो किसी एक कंपनी में जाता है तो वो इस कंपनी का एक तरीके से स्पॉन्सर होता है, यानी कि उस कंपनी से बाहर वो नहीं जा सकता काम करने के लिए, ठीक है। और यहाँ से लोग एजेंट्स होते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, जो यहाँ से भेजते हैं तो वो उसी कंपनी में भेजेंगे, एक तरीके से वो उस कंपनी के साथ जुड़ जाता है, बंधुआ मजदूर टाइप का सिचुएशन हो जाती है। तो ये जो दिक्कत है ना, वो एक काफला सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी बड़ी समस्या है, और एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इतने सालों तक का होता है, आप ये छोड़ करके नहीं जा सकते। तो ये काफला सिस्टम ऐसा ही है, ठीक है। एंड द प्लाइट ऑफ वुमेन, देखा गया है कि वीमेंस जो गई हैं वहाँ पे कमाने के लिए, वो वहाँ से अब छोड़ के आ रही है बिकॉज ऑफ द मेनी इशूज, लाइक इनके साथ एट्रोसिटीज़ होती हैं, इनका सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, फिजिकल मेंटल हैरेसमेंट होता है, और इनको जो है काम के में जो समान अवसर नहीं मिलते हैं जैसे कि इंडिया में मिलते हैं। तो वहाँ से काफ़ी महिलाएं जो वहाँ से निकल करके आने लगी थी, ठीक है। इनप्रॉपर ट्रीटमेंट्स ऑफ द वर्कर्स के साथ जो है अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, कभी कभी इन ह्यूमन बिहेवियर्स भी काफ़ी किया जाता है, जैसे कि खाने पीने का, और एक साथ उनको एक ही मतलब काफ़ी मिजरेबल सिचुएशंस में रखा जाता है। और जो नॉर्म्स हैं, जो वहाँ पे नियम कानून हैं, उनको फॉलो नहीं किया जाता है इन वर्कर्स को लेकर के, उनका शोषण किया जाता है, उनसे काम ज़्यादा कराया जाता है, पैसे नहीं दिए जाते हैं, कभी कभी उनका जो पासपोर्ट होता है वो भी जब्त कर लिया जाता है, उनको वापस नहीं करते हैं। कंपनी के जो ठेकेदार होते हैं, मजदूरों के पासपोर्ट को जब्त कर लेते हैं, छोड़ते नहीं है। तो ये कुछ समस्याएं वहाँ पे। नो सिस्टमेटिक मैकेनिज्म, कोई भी व्यवस्थित एक तरीके से तंत्र नहीं है जो इनकी समस्याओं को डील कर सके। उसी के साथ जो फंडामेंटल राइट्स हैं
वो भी वहाँ पे एक तरीके से ख़त्म है उन लोगों के। तो ये कुछ चुनौतियाँ हैं वहाँ पे, कुछ समस्याएं हैं जो माइग्रेंट वर्कर्स से रिलेटेड है। तो अगर यूपीएससी में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछता है कि आई होप यू पीपल कैन आंसर दिस। अब हम देखते हैं कुछ और भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो जिनको देखना चाहिए कि सऊदी अरबिया और भारत में मतलब जो संबंध है उसके ऊपर ही। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो तेल का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ने के बाद जो है दक्षिण पश्चिम एशिया में जो तेल का बहुत बड़ा भंडार पता चला था, तो उसके बाद से ही अमेरिका इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास करने लगा था। और सऊदी अरबिया पर अमेरिका का सर्वाधिक प्रभाव रहा है शुरू से ही, ठीक है। इससे जो सऊदी अरब है उसको बाहरी खतरों और आंतरिक जो इंस्टेबिलिटी है, इंटरनल इंस्टेबिलिटी से बचाने में अमेरिका ने सहायता करी। और अमेरिका शुरू में अमेरिका उससे क्लोज था और ऊर्जा की ज़रूरतों को सऊदी अरब उसकी जो है पूरा करता रहा। कुछ समय बाद यह बात सामने आई कि अमेरिका के पास तेल का भंडार खुद ही बहुत ज़्यादा है और जिससे वो अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सकता है। तो इसके साथ ही जो थोड़ी बहुत जो कमी रह जाती है उसकी पूर्ति वो कनाडा और मैक्सिको की सहायता से कर लेता है। तो ऐसे में पश्चिमी एशिया पर अपनी निर्भरता अमेरिका क्या कर रहा था, सीमित कर रहा था। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि चीन के बाद भारत भविष्य में तेल का आयातक देश बनकर उभरेगा और इस स्थिति में सऊदी अरब अमेरिका को किए जाने वाले तेल निर्यात को भारत में हस्तांतरित करना चाहता है। सऊदी अरब भी अब चाहता है कि हम अपना तेल निर्यात भारत में हस्तांतरित करेंगे। इसको अगर ध्यान में रखकर देखा जाए तो सऊदी अरब भारत के ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बड़ा निवेश करने का विचार कर रहा है। और इसके साथ ही भारत ईरान में बड़ी मात्रा में तेल भी आयात कर रहा है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत में ईरान से तेल आयात करना लगभग बंद कर दिया गया था। और अब जब सऊदी अरब भारत में तेल में ईरान को प्रतिस्थापित करना चाहता है तो इसके अतिरिक्त जो है भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था तथा जल्दी ही अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो इस कारण भी सऊदी अरब भारत को लंबे समय तक विदेशी जो संबंधों में अब दरकिनार नहीं कर सकता, मतलब अब उनको संबंध अपने ज्वाइंट करने ही पड़ेंगे। तो जो भारत का श्रम बाजार है वो सस्ता है और सऊदी अरब अपने जो इंटेंसिव जो लेबर इंटेंसिव जो साइट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग साइट्स, उनको भारत में अपने ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा है। इससे जो वहाँ के जो श्रमिकों पर भार पड़ रहा है वो कम किया जा सकता है और इससे भारत में भी आर्थिक लाभ मजबूत हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने अब यहाँ पे हमने इकोनॉमिक रिलेशनशिप में भी डिस्कस कर लिया कुछ, ठीक। और अगर हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल पर थोड़ा सा और बात करना चाहें तो जो भारत के प्रधानमंत्री की हाल ही में सऊदी अरब में एक जो महत्वपूर्ण जो यात्रा हुई थी उसका एक परिणाम यह हुआ था कि एक हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल बनाने पर सहमति हुई थी। तो इसमें क्या है कि इंडिया इंग्लैंड फ्रांस और चाइना, ठीक है, इन देशों के बाद भारत, इन देशों के बाद इंडिया 5th ऐसा कंट्री होगा जिसके साथ सऊदी अरेबिया ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल गठित की है, SPC, ठीक है। या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस परिषद की अध्यक्षता जो है भारतीय प्रधानमंत्री और सऊदी अरब के काउंसिल द्वारा की जाएगी और इस परिषद में दोनों देशों के विदेश मंत्री और वित्त मंत्रियों को भी शामिल किया जाएगा। और जो ये काउंसिल है ये दोनों देशों के बीच में जो बहुत सारे डिसीजंस हैं उसको लेकर के उनको जो है एक तरीके से स्वरूप दिया जाएगा और इसकी अध्यक्षता दोनों देश के कार्यकारी जो प्रमुख हैं उनके द्वारा की ही जाएगी। तो भारतीय अवसंरचना के विकास, कृषि, स्टार्टअप, कौशल विकास, सूचना तकनीकी आदि में दोनों देशों के मध्य बेहतर तालमेल स्थापित करने में इस परिषद में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और इसके साथ ही जो सऊदी अरब के विस्थापित श्रम, जो विस्थापित का मतलब है कि जो विस्थापित जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं उसको भारत के मेक इन इंडिया में क्या किया जाएगा, अप्रिसिएट किया जाएगा। कुछ चुनौतियां हैं दोनों देशों के बीच में। एक तो जो सऊदी अरबिया की पाकिस्तान को लेकर के पॉलिसी है वो एक चुनौती है, ठीक है। सऊदी अरब
कि पाकिस्तान नीति में भारत के साथ साथ सऊदी अरब के संबंधों को भी प्रभावित किया है। सऊदी अरब एक मतलब अब जैसा कि इस्लामिक राष्ट्र है, तो स्वाभाविक रूप से वो पाकिस्तान को अधिक अधिक अपने क्लोज समझेगा। ठीक है, पाकिस्तान को ज़्यादा क्लोज समझेगा। लेकिन कुछ समय से जो है, और कश्मीर के मुद्दे पर भी एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है सऊदी अरबिया। लेकिन कुछ समय से सऊदी अरब की नीति में क्या हुआ है, परिवर्तन। केंद्र सरकार ने जब जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया हमारे वहां, तब सऊदी अरब ने इसे भारत का इंटरनल मैटर बताया था। इंटरनल मैटर बताया था। तो इससे क्या हुआ, जब इंटरनल मैटर बताया तो क्या हुआ, यही हुआ कि अब सऊदी अरब का जो भारत को लेकर के एक तरीके से दृष्टिकोण था वो बदल रहा है, ये सामने आ गया, और पाकिस्तान पर भी इसका काफ़ी दबाव पड़ा। तो साथ ही भारत और द्वारा पाकिस्तान के जो भारत द्वारा जो पाकिस्तान का विरोध किया गया था, उसके बावजूद भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में जो इन्विटेशन था उसका समर्थन किया था सऊदी अरबिया ने। भारत के द्वारा जो इस्लामिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इन्विटेशन मतलब आया था इंडिया के पास, उसका विरोध किया था पाकिस्तान ने, तो सऊदी अरेबिया ने उसका समर्थन किया था। और ये दोनों देशों के बीच में जो संबंध है उसमें एक नई दिशा देने का प्रयास दिखाई देता है। भारत का सऊदी अरेबिया के साथ जो है व्यापार संतुलन थोड़ा सा डिस्टर्ब है, उनके फेवर में है, जिसमें भारत को जो है बड़ा व्यापारिक घाटा भी होता है। तो दोनों देश संयुक्त रूप से व्यापार और सहयोग के क्षेत्र में विविधता के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। तो इस संबंध में हमने बात किया था अभी, जो ये SPC की जो गठन किया गया था, ठीक है, उस पर भी विचार किया गया। तो इससे जो है ये व्यापारिक घाटा के मुद्दे को भी अच्छे से सुलझाया जा सकता है। और दोनों पश्चिमी एशिया की जो राजनीति है उसमें फिर दोनों देशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, भारत इजराइल का रणनीतिक साझेदार है और ईरान के साथ भी मित्रतापूर्ण संबंध रखता है। सऊदी अरबिया का इन देशों के साथ संबंध तनावपूर्ण है। तो ऐसे में भारत को इन देशों के मध्य संतुलन स्थापित करना होगा, जो कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो ये जो है हमने देखा कि इंडिया का और सऊदी अरबिया के बीच में जो संबंध है, इसमें जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और जो वर्तमान में जो हमारा संबंध है वो आगे बढ़ रहा है, भारत का तेल व्यापार में आगे बढ़ रहा है। दोनों देश आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर भी काफ़ी करीब आए हैं, मतलब स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी। और अब ये जो है सिचुएशन, जो सिनेरियो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये डिमांड भी उठ रही है एक तरीके से कि दोनों देश अपने को एक दूसरे के क्लोज लेकर के आए। और पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है दोनों देशों के बीच में। लेकिन जो सऊदी अरबिया की अभी हमने बात किया जो नीति है, वो पाकिस्तान से आगे बढ़ के सोच रहा है और भारत के फेवर में वो हो सकती है। और अगर दोनों देश मिल करके अपनी जो पार्टनरशिप को डेवलप करते हैं पूरे रीजन में, ठीक है, तो दोनों को ही फायदा होगा इससे, और अरब सागर में भी स्टेबिलिटी लाई जा सकती है। तो ये हमने देख लिया सऊदी अरबिया और इंडिया का रिलेशनशिप। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपना जो एक्सटेंडेड नेबरहुड की जो हमारी पॉलिसी है इंडिया की, वो हमारी इस क्लास के साथ ही समाप्त होती है, और अब हम इंडिया और वर्ल्ड की रिलेशनशिप पर चर्चा करेंगे। तो हम अफ्रीका और इंडिया के रिलेशनशिप के साथ शुरू करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। अगर आपको इस टॉपिक में समझाए गए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं, ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम सुधार कर सकते हैं। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या फिर ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें, ताकि इनसे उनकी भी हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।